आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। पाकिस्तान का कानून है कि एक शख्स जो दोहरी शहरियत का हामिल है वो पाकिस्तान असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता। अब सवाल ये पैदा होता है और इस पर डिबेट भी होती रहती है कि ये कानून सही है या गलत है। यानी एक शख्स क्या अगर दूसरे मुल्क की शहरियत रखता है तो क्या वो उसी मुल्क का वफादार हो जाता है और वो पाकिस्तान का वफादार नहीं रहता। इस पर अगरचे बार बार डिबेट होती है, लेकिन इसके बावजूद आज तक इस कानून की तरमीम के लिए या अमली तौर पर कदम उठाने के लिए कोई जमात कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या रुकावटें हैं, इसकी रूह क्या थी, क्या सोचकर ये कानून बनाया गया था? इसको ख़त्म करने या तब्दील करने या तरमीम करने में क्या मसाइल सामने आते हैं सियासी जमातों के, किस तरह का दबाव उनके ऊपर होता है? और इससे अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई भी सियासी जमात या मौजूदा हुकूमत अगर दोहरी शरीयत रखने वाले पाकिस्तानी को भी असम्बली का मेंबर बनने या इलेक्शन लड़ने का इख्तियार दे देती है और कानून में तब्दीली हो जाती है, तो इससे क्या मुस्बत या मनफी असरात मुरतब होंगे? आज प्रोग्राम में हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ गुलाम हुसैन अमान साहब मौजूदा ब्यूरो चीफ हैं यूके के, बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन साहब। डॉक्टर मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके, और बाकी दोनों सियासी जमातों के मेहमान भी हमें कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगे। मैं तारुफ करवाऊंगा। तो गुलाम हुसैन अमान साहब, ये कानून बुनियादी तौर पर क्यों बनाया गया और ये क्यों बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये कानून बरकरार नहीं रहना चाहिए या इसमें तरमीम होनी चाहिए और दोहरी शरीयत की शर्त नहीं होनी चाहिए? इसकी क्या वजूहत है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? बहुत शुक्रिया आपका सर। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि जब ये कानून बना, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो 1973 का आइन मुतफ़िका तौर पर बनाया था, ये उसके अंदर जो है वो ये दर्ज था कि जो ड्यूल नेशनल है वो पाकिस्तान में कोई जो पब्लिक ऑफिस है वो होल्ड नहीं कर सकता। और ये भी आपको बताऊं बड़ी सरप्राइजिंग बात कि कानून तो मौजूद था, लेकिन सैकड़ों क्या बल्कि मैं कहूँगा सैकड़ों से भी शायद ज़ायद जो है वो लोग ड्यूल नेशनलिटी होने के बावजूद ऑफिस होल्डर भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, MNAs भी रहे, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान के रहे। और इस कानून को जो है वो कोई तो अपनी दोहरी शरीयत छुपा कर रहे, वो हाँ छुपा कर रहे, या कह लें कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। और चूंकि कभी किसी ने पिन पॉइंट नहीं किया था, कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया था, तो इसलिए चलता आ रहा था। ये जब जस्टिस इफ्तिखार के दौर के अंदर जब ये हुसैन हक्कानी साहब की बीवी थी आयशा फराज फानी, उनका जो केस सामने आया तो उसके अंदर जब आइन की तशरीह की गई तो उसके अंदर पता चला कि ड्यूल नेशनलिटी वाला जो है वो ना वजीर बन सकता है, ना MNA बन सकता है, ना कोई और ऑफिस होल्ड कर सकता है। तो उस केस को उसके बाद जो है ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर वो पंजाब असम्बली के मेंबरान थे, लंदन से भी थे, अशरफ चौहान और भी काफी लोग, उनको फिर डीसीट किया गया, उनसे मराद वापस दी गई। फिर रहमान मलिक का केस आया, फिर उन्होंने रिजाइन किया, नेशनलिटी छोड़ी, फिर वो दोबारा जो है वो सेंटर बने। इसी तरह चौधरी सरवर जो है वो नेशनलिटी छोड़कर गवर्नर बने। तो उसके बाद ये जो है वो सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद से आप कह सकते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी इस हवाले से जो है वो मुश्किलात में इसलिए इजाफा हुआ कि बहुत सारे लोग जो कि ओवरसीज के अंदर मैं कहूँगा अमेरिका, बरतानिया या और दूसरे ममालिक के अंदर जो है वो बड़ी अच्छी पोजीशन के अंदर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनके अपने बिजनेस बड़े अच्छे, उनका बड़ा एक्सपीरियंस होता है यहाँ पर जो है वो इस सोसाइटी के अंदर रहकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग जो है वो इसलिए नेशनलिटी छोड़कर पाकिस्तान जाने का रिस्क नहीं लेते कि वहाँ पर जाएंगे तो अगर हम कामयाब नहीं हो पाते या नहीं तो फिर हम यहाँ पे नेशनलिटी से भी हाथ धो बैठेंगे। तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आप कह लें कि जो ब्रेन है वो जो दूसरे ममालिक में रहता है वो ड्रेन हो रहा है। लोग जो है वो कई लोग जो है वो स्टूडेंट लाइफ के अंदर यहाँ पर आते हैं तो वो नेशनलिटी ले बैठते हैं, ले लेते हैं, तो फिर उनका नेशनलिटी छोड़ने को दिल नहीं करता और वो ज़ाहिर है पाकिस्तान में जाकर जो है वो कहीं किसी अहम ओहदे पर परफॉर्म भी नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो मसाइल हैं ये आड़े आ रहे हैं। और अब अनफॉर्चुनेटली जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत पिछले 3-4 साल रही है, ये सबसे बड़ी दाई रही है इस बात की कि ओवरसीज जो है वो इनको बड़ी सपोर्ट है और ये ओवरसीज को बड़ा जो है वो लुक आफ्टर करने वाली हुकूमत है। लेकिन इन्होंने कोई अमली कदम नहीं उठाया इस हवाले से। आज आके अगर कोई बात की है तो हमें जी हम वोट का राइट आपको दे रहे हैं, क्योंकि हमें पहले ही था। सिर्फ उन्होंने कहा जी हम आपको डिजिटली वोट डाल सकते हैं ई सिस्टम के जरिए या आई सिस्टम के जरिए, तो बस ये उन्होंने अमेंडमेंट की। लेकिन अमली तौर पर हम तो चाहते थे कि हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को वहां पर अगर आप वोट का हक दे रहे हैं तो हमें इलेक्शन लड़ने का भी हक लेकर दें। ये कितना रॉकेट साइंस है कि अगर आपने
18 तरमीम कर ली हैं इस वक्त तक, मुख्तलिफ अपने ज़ाहिर है जिसके अंदर आपने KP का नाम चेंज किया, 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर की शिक खत्म की, और इतनी सारी तरमीम आपने की हैं, तो आपने ये तरमीम क्यों नहीं की? इसकी क्या वजह है? कोई जवाब देने को तैयार नहीं। हर दफा लॉलीपॉप देते हैं कि हाँ जी अगली दफा देखेंगे, हमारी गवर्नमेंट आएगी तो फिर तब्दीली लाएंगे। तो इस तरह के जो है वो मेरा ख्याल लॉलीपॉप ले लेकर ओवरसीज पाकिस्तानी, तो मेरा ख्याल है कि इनके वादों से फेडअप हो चुके हैं। मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, वो कहते हैं अगर अमली तौर पर गवर्नमेंट जब तक काम नहीं करेगी, जब तक वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को सही मानों में डिलीवर नहीं करेगी, उस वक्त तक ओवरसीज पाकिस्तानी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा नहीं कर सकते। हमें कहते हैं जी आप सबसे ज्यादा रेमिटेंस की वजह से पाकिस्तान चल रहा है, ओके ठीक है, तो भाई आप इनको क्या दे रहे हो रिटर्न के अंदर? आप कोई ना कोई फैसिलिटेशन तो दे देना। खवातीन की मखसूस डिशें हो सकती हैं, तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इनका कोटा क्यों नहीं हो सकता? असेंबली में, सेंटर पे क्यों नहीं हो सकता? ये हम चाह रहे हैं कि आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को कम से कम असेंबली के अंदर बैठने की इजाजत दें, ताकि वो अपने जो उनके मसाइल हैं वो वहां पर डिस्कस करें। सही है, बिल्कुल सही है। फैसल अवान साहब भी मेरे साथ मौजूद है, नायब सदर मुस्लिम लीग नून UK। फैसल अवान साहब, आपकी हुकूमत है, अभी आपने तरामीम भी की हैं, ओवरसीज वोटिंग राइट के हवाले से भी आपका एक नुक्ता नजर है। फिर आप लोग ये भी कहते हैं, आपकी जमात कहती है कि जी हम पार्लियामेंट में नुमाइंदगी भी देना चाहते हैं, लेकिन ये दोहरी शहरियत खत्म करने को तैयार नहीं है। तो ये कोई जमात, और बिलखुसूस आपकी जमात, हुकूमती जमात, इसकी हिम्मत क्यों नहीं करती? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं पहले तो यह करूँगा कि मैं गुलाम हुसैन अवान साहब की बात को लेकर आगे चलूंगा कि जिस तरह पिछले गवर्नमेंट आई उन्होंने जो एक लॉलीपॉप हमें देते रहे, और मैं ये कहूँगा देखें कि अगर हम बात करें PTI की, तो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने सबसे पहला हमारे साथ ये काम किया कि हम लोग वहाँ फोन लेकर जाएं तो मेरा ख्याल है 30 दिन से ज्यादा ऊपर नहीं चलेगा, टैक्स लग जाता है। ठीक है जी, या क्या हम अपने कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ भी हम टैक्स दें, यहाँ भी टैक्स दें, हर जगह हम टैक्स ही दें। तो हमारी हुकूमत इंशाल्लाह आई है, और अनकरीब आप देखेंगे जिस तरह मियां शहबाज साहब की क़यादत में अभी सबसे बड़ा जो वो काम करने वाले हैं कि वो ओवरसीज को एक नुमाइंदगी देंगे असेंबली में। हर बंदा, हर ग्रुप से एक MNA वहाँ बैठेगा इंशाल्लाह ताला, अनकरीब आप देखेंगे। और मेरा ख्याल इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं होगा, ये बहुत बड़ा तोहफा है ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, ताकि जब आपका अपना नहीं, मगर ये दिस वाज द राइट टाइम, अभी तरामीम हुई है ना जी फैसल साहब, ये अभी क्या इसमें अमर माने था, क्यों नहीं किया गया? ये मेरा ख्याल ये अभी जल्दी इंशाल्लाह ताला आपको नजर आ जाएगा, चंद महीनों में इंशाल्लाह ताला। इस पर बात चल रही है, जो कि हमारे अभी मीटिंग हुई, लास्ट मीटिंग आज़िज़ मलिक साहब हैं जो ओवरसीज की जिन्होंने इस टाइम चेयरमैन इंचार्ज हैं सारे, जिन्होंने के दी हुई है, जिन्होंने के सदारत अपना ये सागदार साहब ने, तो इस पर उनकी मीटिंग हुई। अनकरीब इंशाल्लाह ताला ये आपको 2-3 महीनों में ये इंशाल्लाह नजर आ जाएगा, ये कानून पास हो जाएगा, और हर मुल्क से जो ना के एक नुमाइंदा होगा जो MNA होगा जो वहाँ जाके बैठेगा ओवरसीज को। मेरा ख्याल है ये ग्रेट एक न्यूज होगी, ये एक बहुत बड़ी न्यूज होगी। वो इसलिए कि देखिए जब हमारा अपना बंदा बैठा हुआ, अगर हमारे किसी जमीन पर कब्जा होता है तो हम जाकर उससे मिल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, और वो हमारी आवाज उठाएगा। ये सबसे बड़ी जो ना कि खुशखबरी होगी। और जिस हम अगर हम पिछली हुकूमत की बात करें तो वो देखें कि आपको वोट का हक दे दिया गया, भाई हमें वोट का हक देंगे क्या, हमें फायदा होगा? मुझे बात बताएं। हमने किसी ने कोई नाली तो पक्की करानी नहीं है, सॉरी मैं इस किस्म की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ कि हमें कोई नाली तो पक्की करानी नहीं है, हमें कोई रोड पक्की कराना। हमारा जो सबसे बड़ा मसला एक ही है यार, हम वहाँ जाते हैं, हमारी वहाँ कोई प्लाट है, कोई कब्जा हो जाता है, हम वहाँ जाते हैं, कोई जो ना कोई पुलिस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इस किस्म के हमारे मसाइल हैं। और ये जो ना ये मसाइल जब तक हमारा अपना बंदा बैठेगा तो वो ये क्लियर करेगा, जो इसको जो ना सॉर्ट आउट करेगा। तो इंशाल्लाह जल्द ही आपको इंशाल्लाह खुशखबरी नजर आएगी। सही है। डॉक्टर खालिद मुस्तफा साहब, आपकी इस पर राय, आपकी और आपकी जमात की क्या है? जी बहुत शुक्रिया अवान साहब का और आपका कि आपने हमें मौका दिया इस फोरम पे बोलने का। इस पे हम कई मरतबा पहले भी बात कर चुके हैं। पहली बात तो ये है कि हम यही चाहते हैं कि ओवरसीज़ को वोट का हक दिया जाए, और मैं इस पे पहले भी बात कर चुका हूँ कि ओवरसीज़ को नुमाइंदगी दी जाए। ओवरसीज़ जो है ना बहुत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है पाकिस्तान के फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, और ओवरसीज़ से तकरीबन 30 बिलियन एनुअली जाते हैं, और तकरीबन 90 मिलियन ओवरसीज़ हैं। तो इनको जो है ना वोट का हक देना चाहिए, प्लस इनको पॉपुलेशन वाइज या किसी भी फार्मूले के तहत इनको असेंबली में
सीटें मिलनी चाहिए, जिस तरह अक़लियतों की सीटें हैं इस तरह और ख़वातीन की मुख़्तलिफ़ नशिस्तें हैं, इस तरह ओवरसीज़ भी दी जाएँ, क्योंकि ओवरसीज़ का बहुत वाइटल रोल है पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की खिदमत में। हम बाहर आए हुए हैं, यहाँ पे कमा रहे हैं और हमारे तकरीबन जितने भी हमारी सेविंग होती है हम सब पाकिस्तान भिजवाते हैं, जिनसे पाकिस्तान को ठीक-ठाक मिलती है यहाँ से। तो ये प्रोविंशियल सीट्स भी होनी चाहिए, सेनेट में भी होनी चाहिए, कौमी असेंबली में भी होनी चाहिए और हम अपने कैंडिडेट्स को यहाँ पे वोट दें और हमारी मुकम्मल नुमाइंदगी होनी चाहिए असेंबली में, हर सूबे में और कौमी सतह में भी और सेनेट में भी। जी सही है, बिल्कुल सही है। प्रोग्राम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। रूमी मलिक साहब, ये बताइए कि आपकी हुकूमत रही, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आपने बड़ा काम किया, उनको इंसेंटिव्स देने की कोशिश की, जुबानी दावे भी बहुत से हुए, लेकिन ये जो दोहरी शहरियत का मामला है ये डिबेट में तो रहता है, लेकिन इस पर अमली तौर पर कोई काम पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी नहीं कर सकी और अभी भी यही इल्जाम है ओवरसीज पाकिस्तानी पे कि उसकी वफादारी तो उस मुल्क के साथ है जहां पर रहता है, तो पाकिस्तान का वफादार नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा इल्जाम नहीं है ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। मुझे ये पहले बताएं यहाँ पे शुरका कौन कौन है मुझे, ताकि पता तो चले कौन कौन है यहाँ पे। जी, डॉक्टर खालिद मुस्तफ़ा साहब हैं जी पीपल्स पार्टी से, फैसल अवान साहब हैं मुस्लिम लीग नून से और गुलाम हुसैन अवान साहब हैं जी। अच्छा, मसला ये है कि ये जो वो वोटिंग राइट का सिलसिला था, ये मैं सबसे ज्यादा हम लोग इसमें इन्वॉल्व थे, यूके के लोग। आपको पता हमारा एक सिस्टम था यूके इलेक्टेड बॉडी का, पीटीआई का। हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पिटीशन तैयार की, इलेक्शन कमीशन में गए हम लोग, वहां से उन्होंने रिजेक्ट की, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। सुप्रीम कोर्ट में से ये चीज, ये जो ओवरसीज वोटिंग राइट जो अप्रूव हुआ और इसकी फीस तक जो है ओवरसीज पाकिस्तानी ने अदा की। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो हमारे लोग थे उन्होंने पूरी सपोर्ट की हमें, लेकिन किसी पाकिस्तानी का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ इस पूरे सिस्टम में। ये सारा, और मैं इसलिए आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि हम लोग चाहते क्या थे। जब तक आप लोग किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते उस वक्त तक आप उस चीज प्रोसीजर में शामिल नहीं होते। मसलन पाकिस्तान की, ठीक है, हम लोग इधर सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी भी है, नून लीग भी है, ये सारे लोग इधर आके रहते हैं। ठीक है, भागते हैं पाकिस्तान से तो इधर आके रहना पसंद करते हैं। जिस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी आ जाते हैं वोटिंग राइट के लिए, ये कहते हैं जी इन्हें कुछ पता नहीं है। तो मैं तमाम जितने MP MNA हैं उनको चैलेंज करता हूँ, ये डिबेट में हमारे साथ बैठ जाएं और मैं इनको बताता हूँ। नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि इसके साथ साथ नुमाइंदगी होनी चाहिए ना। बाकी सियासी जमातों का मकसद ये है कि वोटिंग राइट जो है वो यहाँ के नुमाइंदों को वोट डालेंगे। अभी वो फैसल अवान साहब कहते हैं कि हमने अपनी गली नाली तो पक्की करानी नहीं है, तो हमारा तो ये है कि हमारा नुमाइंदा यहाँ बैठेगा तो फायदा होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये लोगों ने पीपल पार्टी नून लीग, ये इन्होंने इसलिए वोट का कैंसिल किया। ये कहते हैं जी हमें कुछ पता ही नहीं है कि नवाब शाह किधर है, फलान जगह किधर है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये हमारे साथ बैठ के डिबेट करें, हम लोग इन्हें बताएं कि हमें पाकिस्तान का कितना पता है। अब लोग इनसे ज्यादा जानते हैं। ये जो MP MNA बैठे हुए हैं ना ये सीटों पे, यकीन करें हम इनसे ज्यादा काम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। आज जल्जला आ जाए, कोई सैलाब आ जाए, तमाम पाकिस्तानियों से आप एड लेते हैं। वोटिंग राइट से हमारी तकलीफ इनको शुरू हो गई हुई है। सिर्फ और सिर्फ इनको ये इस वजह से तकलीफ है कि 90% लोग जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी वो PTI को सपोर्ट करते हैं।
इन्हें पता है कि जहां पे 2-3 हजार का मार्जिन कम वाला फर्क है ये लोग पूरा कर देंगे। और यहाँ पे जितनी पीटीआई की तंजीम साजी है किसी और पार्टी की नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ पीटीआई से है, ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी नहीं है। मुझे तो जो लग रहा है, क्योंकि पहले ये नहीं बोले, जिस वक्त इन्हें पता चला है कि ये पीटीआई बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है और खासकर जिस तरह गवर्नमेंट गिरने के बाद पीटीआई की जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया पूरी दुनिया में, यूएई में, सऊदी अरब में, जिंदगी में कभी पहले आपने एहतजाज नहीं सुने होंगे। वहां पे लोग जेलें काट रहे हैं, लेकिन लोगों ने वहां पे भी एहतजाज किए हैं। ये लोग जुल्म कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ, उनका वोटिंग राइट खत्म करके। और इस तरह ये क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए कोई नहीं आए हुए, ये सब अपनी जेबें भरने के लिए आए हुए हैं। ये पहले भी इन्होंने माल बनाया, अब भी बनाएंगे, ये चले जाएंगे। फिर आखिर में यही है कि मैं इमरान खान साहब से आपकी खास से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको चाहिए था कि असेंबली के अंदर रहते और वहां पे इनका मुकाबला करते, वो अच्छे तरीके से कर सकते थे। अब ये लोग अपनी मनमानियां कर रहे हैं, नैब को खत्म कर रहे हैं, हर चीज ये फना फिल्ला कर रहे हैं और बाद में हम लोग आए भी दोबारा। अक्सरियत तो फिर भी उनके पास थी, अक्सरियत तो उन्हीं के पास ही, पार्लियामेंट में रहते भी तो कैसे रोक सकते थे? बिल तो मंजूर हो जाते, उनके पास तादाद ज्यादा है। सुने, 1 मिनट मैं बताता हूँ कितने वोटों का फर्क था, कितने वोट है। हमारे लोग ही उधर गए हुए थे ना, हमारे लोग ही गए हुए थे। वो क्यों नहीं, अगर सिस्टम में होते तो क्यों नहीं वापस आ सकते थे लोग? कोई इतना बड़ा गैप नहीं था कि जो फिल ना हो, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। अगर अंदर रहते तो आज मैं वसूल से कहता हूं कि पीटीआई की गवर्नमेंट होनी थी। ये ज्यादा से ज्यादा इन्होंने महीना 2 महीने निकाल के इन्होंने भाग जाना था। हम लोगों ने इनको गैप दे दिया है, इनको छोड़ दिया वहां पे। ये इस तरह ही वो स्ट्रांग हो गए हैं। यकीन करें, अगर हमारे यहाँ एमएनए वहां पे असेंबली में बैठे होते तो इनकी ये जरूरत ही नहीं थी। ये इस तरह के ओवरसीज वोटिंग राइट कैंसिल करते थे, ये कैंसिल कर देते, वो कैंसिल कर देते, ये नहीं कर सकते थे। ये सिर्फ और सिर्फ आप जब गैप देते हैं, कोई ना कोई गैप फिल हो जाता है, कोई ना कोई बंदा गैप पूरा कर देता है उसको। यही कुछ हुआ है। तो ये जो ओवरसीज वोटिंग राइट का यही इन्होंने खत्म किया। हम लोग फिर एक मुस्तैद हो रहे हैं यहाँ पे, हम लोग खुद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ओवरसीज पाकिस्तानी इस केस को लेके। कोई गवर्नमेंट लेके जाए या ना जाए, हम लोग। फैसल अवान साहब, क्या रूमी मलिक साहब कह रहे हैं कि जी इनको मसला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है कि उनकी मकबूलियत ओवरसीज में ज्यादा है और इसलिए ओवरसीज वोटिंग राइट को खत्म कर दिया, बाकी बातें आपने कहां से पूरी करेंगे? तो ये रूमी मलिक साहब की बात का कोई जवाब देना चाहेंगे आप फैसल अवान साहब? मैं जवाब देता हूँ। अगर ये इतना मोहब्बत करते थे जनाब, जो फोनों पर टैक्स लगाए तो उनको आवाज उठानी चाहिए ओवरसीज के लिए। सबसे पहला मुझे इस बात का जवाब देना, ठीक है। एक तो ये बात होगी, ये टैक्स खत्म कर देते, ठीक है जी। जितने पाकिस्तानी दुनिया से जाते हैं उन पर खुद टैक्स नहीं पे करना पड़ता यार। 4 दिन के अगर आप 2 हफ्ते के लिए जा रहे तो हमें टैक्स पे करना था, तो फोन ही नहीं वहां चलेगा, ठीक है जी। तो बाकी रह की बात ये करनी थी कि हमें राइट नहीं है कि वोट का। और भाई आपको इतनी बड़ी चीज दी जा रही है, आपको नुमाइंदगी दी जा रही है असेंबली में, ये मुझे बात बताएं। तो इमरान खान साहब करते हैं ना, 4 साल वो बैठे हुए हैं ना, नुमाइंदगी देते, हर अमने वहाँ तैयार करते हैं, यहाँ से फिर वहाँ बना देते, वहाँ बैठ जाता वो असेंबली में जाके, हमारा नुमाइंदा बैठा होता, हमें परेशानी ना होती। मुझे बात बताएं सर, बात ही करते हैं सर, इन्होंने काम कुछ नहीं करना। एक पाकिस्तान में एक ईंट नहीं लगी, एक ईंट नहीं इन्होंने लगाई है। ये नालायक है, नालायक गिराएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको बात। और इन्होंने जो मर्जी में कर, जो मर्जी आप करना, इन्होंने नहीं मानना। आपको पता है उसको असेंबली से निकाला गया, जबरदस्ती उसको खींच के निकाला गया, ऐसे निकाला गया कि जनाब वो तो छोड़ना ही चाह रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट बैठी है तो फिर उसने जान छोड़ी है। मुझे बताएं आप, उन्होंने तो माना ही नहीं है खान साहब ने। खान साहब सही है, मैं ठीक हूँ और वो सही है। चलें जरा अपने ओरिजिनल टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि मसला दोहरी शहरियत का हमारा जो मौजू है वो हम चाहते हैं फोकस्ड रहे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद मजीद बात आगे करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। गुलाम हुसैन अमान साहब, ये बताएं कि क्या दोहरी शहरियत को खत्म करने के हवाले से अगर कोई रिलक्टेंस है भी तो क्या ये मशरूत तौर पर भी खत्म की जा सकती है? मिसाल के तौर पर कहा जाए कि जी ठीक है, पाकिस्तान में एक शख्स इलेक्शन लड़ सकता है, दोहरी शहरियत भी बरकरार रख सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वहां पर वो सरकारी मुलाजमत न करता हो, या शर्त यह है कि वो वहां की कानून साज असम्बली में ना हो, वहां और यहाँ बैक वक्त लेजिस्लेशन न कर रहा हो। तो इस तरह की कुछ शराइत लगाकर क्या इसको खत्म करना मुमकिन नहीं है? बहुत शुक्रिया। असल में मसला बला क्या है, जैसे मैं फैसल अमान साहब की भी बात को और मलिक साहब की बात को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। एक तो जो आपने सवाल पूछा था ना पहले कि ये अपना अभी जो तरमीम की हैं, तो ये नून लीग ने तरमीम क्यों नहीं की कि ड्यूल नेशनैलिटी खत्म कर दें। बेसिकली जो ड्यूल नेशनैलिटी का कानून है, ये पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है। इसको खत्म करने के लिए पाकिस्तान के आइन के अंदर ही तरमीम करनी पड़ेगी। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। हाँ, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो कि ना पीटीआई के बस की बात थी और ना अब ये नून लीग के बस की बात है। ये तो अब जो कोई नई गवर्नमेंट आएगी, अगर उसके पास इस तरह का मैंडेट मिलता है, जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, तो वो इस कानून को अगर खत्म करना चाहेगी तो या ऑपोजिशन के साथ मिलकर कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं। गुलाम हुसैन साहब, इस तरह के मौजूद पर ऑपोजिशन और हुकूमत कंसेंसस डेवलप भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे नून लीग मैं कहूंगा कि ये गलत है उनकी, ये कि जब उनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, उस वक्त उन्होंने इसको खत्म नहीं किया था, जो कि करना चाहिए था। और अब जिस तरह नैब का कानून खत्म नहीं किया, तो आज नून लीग पछताती है कि हमने ये गलतियां की हैं माजी के अंदर। इसी तरह मैं श्योर हूं कि अब ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट खत्म हुई है, जो ये काम नहीं कर सके, ये भी अपनी गलतियों पर जो है वो शर्मसार होंगे कि हमने ये काम नहीं किए। क्योंकि जिस तरह अभी रूमी मलिक साहब कह रहे थे कि जो इसका ये जो ओवरसीज को वोट का हक खत्म कर दिया गया, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक खत्म नहीं किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिर्फ ये हमने कहा कि वो ई वोटिंग या आई वोटिंग के जरिए वोट कास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान का सारा सिस्टम मैनुअल है। पाकिस्तान का जितना वोटिंग सिस्टम है वो मैनुअल है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अंदर वोट जो है वो थंब के साथ या वो स्टैम्प के साथ लग रहे हैं, मैनुअल वोट डाल रहे हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट जो है वो, जिस तरह पहले हमारा आरटीएस का जो है वो ड्रामा हुआ, तो इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों वाला वो काम ना हो जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी जैसे मैं हूँ, मेरा वोट लाहौर के अंदर रजिस्टर्ड है, तो मैं वोट जाके कास्ट कर सकता हूँ। सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये वोट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली कास्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और नहीं, लेकिन जब आप पाकिस्तान आकर वोट डालने की शर्त है कि आप पाकिस्तान आए, तो जाहिर है बहुत सारे लोग फिर नहीं आ पाएंगे ना, ये तो बात है। नहीं, वो अलग बात है असद, लेकिन ये तो नहीं कह सकते ना कि हमारा वोट डालने का हक खत्म कर दिया गया। ये तो नहीं आप कह सकते ना। तरीकाकार नून लीग ने नहीं, इसका मतलब ये है, मुराद ये ली जाती है ना गुलाम हुसैन साहब के वहां पर अपने घर पर या अपने मुल्क में बैठकर जहां पर वो रहते हैं, वहां पर बैठकर वोट डालने का हक खत्म कर दिया गया है। इससे मुराद तो यही है ना। आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मुझे कोई एग्जांपल दे दें कि जिसका इस तरह इलेक्ट्रॉनिकली ओवरसीज पाकिस्तानी जिसका वोट डालते हो, कोई भी नहीं है। उसकी वजह है कि देखिए, अगर फ्रांस वाले वोट डालते हैं ना यूके के अंदर, तो उनकी बहुत कम मेजॉरिटी है, 100 के अंदर या 1000 के अंदर लोग होंगे उनके यूके के अंदर। अगर वो वोट डाल लेते हैं, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन जब हमारे पाकिस्तान की सारी सियासत ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटों से चेंज होने का डर हो, तो फिर जो है वो ज़ाहिर है दूसरे स्टेक होल्डर्स भी हैं, वो इसको हमेशा ऑब्जेक्ट करेंगे। इसका तरीका का हम अगर आप मैनुअली वोट डालना चाहें तो ये फिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारे 4 कॉन्सुलेट हैं। अगर आप यहाँ पर पोलिंग स्टेशन भी बनाते हैं, तो एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर जो अगर लाखों वोटर हैं यहाँ पर, तो वो वोट नहीं डाल सकते मैनुअली, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉनिकल तरीका है, चाहे ई वोटिंग हो, वो इतना ज्यादा सेफ नहीं है। रूमी मलिक साहब से बेहतर कोई नहीं जानता। इन्होंने पीटीआई का इलेक्शन यहाँ पर लड़ा है, ये साबका सदर हैं। इसके अलावा पीटीआई हो या और भी पार्टियां हो, जब इलेक्शन के अंदर आपको इस तरह की चीजें नजर आती हैं जिसके अंदर ये शकूक व शुबहात हों कि 100% ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही, तो आप फिर मुल्क की इतने बड़े जब नेशनल इलेक्शन हो रहे हो, तो उसके ऊपर आप एक जिस निज़ाम के अंदर सबका ट्रस्ट ना हो, या जिस निज़ाम के अंदर मुकम्मल जिसको पायलट प्रोजेक्ट के जरिए चेक ना किया गया हो, तो उसके ऊपर आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि आप पूरे मुल्क के जो इलेक्शन है उनका दारोमदार जो है वो इस तरह आप करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसलिए किया गया। और जो सबसे बड़ी बात है, मेरे ख्याल से, मैं भी ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मेरे ख्याल से हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को
असेंबली और सेनेट और सवाई असेंबलियों तक रसाई मिलनी चाहिए। हम यहाँ पर जो इस निज़ाम से सीखते हैं, जो हमने यहाँ पर सिस्टम के अंदर रहकर जो चीज़ें सीखी हैं, वो हम अपने पाकिस्तान के अंदर जाकर उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, पाकिस्तान में जाकर उसके बेहतर तरीके से अपनी इनपुट दे सकते हैं, बजाय इसके कि हमें आप सिर्फ अभी भी एक नाकाम शहरी समझकर सिर्फ कहें कि हमें वोट ही आपने देना है एंड यू कैन नॉट कम एंड सिट इन द असेंबली। सो हम इसको इस चीज़ को हम कह रहे हैं कि जो अगर मौजूदा हुकूमत, क्योंकि मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, मौजूदा हुकूमत सीरियसली इसके ऊपर 12 या 14 सीटें मुख्तस करने जा रही है, जो कि असेंबली और सेनेट के अंदर लोग बैठ सकेंगे। हम जो यहाँ पर ये फैसल अमान, रूमी मलिक, खालिद मुस्तफा जैसे जो सियासी कारकुन हैं, क्या इन्होंने सारी जिंदगी जो सियासी कारकुन ये नारे लगाने, सारी जिंदगी इन्होंने सियासी इस तरह का काम करना है? ये असेंबली में क्यों नहीं बैठ सकते? इनको असेंबली में बैठना चाहिए, इनको जाकर वहां पर सर्व करना चाहिए अपने मुल्क को। ये खाली हम वोट देने के लिए ये नहीं है कि ये नारे लगाएं और वोट दें। तो इसलिए नून लीग अगर ये फैसला करेगी या इत्तेहादी हुकूमतें, तो हम उसको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे और हम चाहेंगे कि असेंबली के अंदर इन सियासी वर्करों को बैठकर हमारे मसाइल हल करने चाहिए। सही है। खालिद मुस्तफा साहब, जाहिर है तमाम साथी जमातें चाहती हैं कि वोटिंग का राइट मिले ओवरसीज पाकिस्तानियों को, और वहां बैठकर मिले तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन ई वोटिंग पर या आई वोटिंग पर एतमाद भी नहीं है। तो तीसरा रास्ता क्या निकाला जा सकता है? यहाँ पे तो जितने भी हम कॉमनवेल्थ वाली कंट्रीज हैं, यहाँ पे बाय पोस्ट भी वोट डाला जाता है और इन पर्सन भी जाके डाला जा सकता है। यहाँ पे जो है वोटिंग सिस्टम के नाम और नंबर और वो असाइन होते हैं, कोई एक वोट भी यहाँ पे जारी नहीं डाल सकता। अगर इस तरह का सिस्टम भी पॉसिबल है कि ओवरसीज को बाय पोस्ट भी वोट का हक दिया जा सकता है, तो और इस तरह भी हो सकता है कि हम बाय पोस्ट वोट डाल दें। वोट डालने का हक तो लाजमी देना चाहिए किसी भी तरीके से, और नुमाइंदगी भी मिलनी चाहिए सब जगह पे। और हमारी लॉयल्टी जो है पाकिस्तान में रहने वाले से ज़्यादा है, क्योंकि हम यहाँ पे परदेश में रहते हैं और हमें ज़्यादा फील होता है, पाकिस्तान ज़्यादा याद आता है। हम पाकिस्तान में रहने वाले से ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। अगर हमें नुमाइंदगी मिलती है तो हम यहाँ पे जो हमने सीखा, जिस तरह वन साहब ने बोला, वो हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर कोई सिंसेरिटी से गवर्नमेंट और अपोजिशन मिल बैठ के भी कोई लायामल इख्तियार कर सकते हैं और कोई ना कोई तरीका मिल बैठ के निकाल सकते हैं कि ओवरसीज़ को लाजमी वोट का फैसिलिटेट किया जाए कि वो वोट दें, चाहे वो बाय पोस्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, या किसी भी तरीके से हो। सही, बिल्कुल सही है। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद मजीद बातचीत करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। रूमी मलिक साहब, आप ये जो खदशात हैं कि जी, और फिर गुलाम हुसैन साहब ने कहा कि वोटिंग राइट खत्म नहीं किया, ई वोटिंग खत्म की है, तो ये जो खदशात हैं कि अगर ई वोटिंग आई वोटिंग आती है तो इससे बड़े पैमाने पर घपले हो सकते हैं, तो इसका कोई और हल निकाला जा सकता था? ये रिजर्वेशन तो बाकी जमातों की पहले से थी, आपको नहीं चाहिए था कि इस पर कंसेंसस डेवलप करें और फिर ये कानून लेकर आते? बात कर रहे हैं सर साहब, रूमी मलिक साहब जी। जी। अच्छा, मैं सबसे पहले गुलाम वान साहब का जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा, गुलाम हुसैन अमान साहब जी, गुलाम हुसैन अमान साहब का इन्होंने कहा जी वोटिंग राइट नहीं खत्म किया गया। मुझे भी पता है वोटिंग राइट नहीं खत्म किया गया। ये कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी की 5 बंदों की फैमिली है, वो पाकिस्तान आके वोट कास्ट करे? ठीक है। अब दूसरा, ये जो अब आप बता रहे हैं ना, ये सिस्टम तारक मलिक साहब की निगरानी, जो नादरा के चेयरमैन थे, उनकी निगरानी में ये सिस्टम बन रहा था कि ओवरसीज वोट कैसे डाल सकते हैं। सबसे पहले इधर उनकी होनी थी सबकी रजिस्ट्रेशन,
जितने लोग थे ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके पास नादरा कार्ड था या ओवरसीज का डाइकोप कार्ड था या पीओसी कार्ड, जो भी कार्ड थे ओवरसीज के, इनकी रजिस्ट्रेशन होनी थी हर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ से कि कौन कौन के हल्के से आपने वोट डालना है। ये वो सिस्टम बना रहे थे, ये सारा सिस्टम, और इसमें जुल्फी बुखारी भी इन्वॉल्व था। प्रॉपर तरीके से ये सारा सिस्टम बन रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट चले गई और ये सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया। ऊपर से इन्होंने आगे थोड़ा ये मारा कि इन्होंने सबसे पहले जो काम किया ओवरसीज वाला किया, इसको तो खत्म करो ना पहले, क्योंकि ये अगर ये जो 2023 के इलेक्शन थे इनमें ये वाला सिस्टम लागू होना ही होना था, क्योंकि इस पे तकरीबन 50-60% तो काम हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन होने शुरू करनी थी ओवरसीज पाकिस्तानियों की, जिन लोगों ने वोट डालना था उनकी रजिस्ट्रेशन होनी थी, और उसके बाद वोट का सिस्टम तय होना था कि वोट डालने थे किस तरह, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट वहां पे पहुंच जाते इलेक्शन कमीशन को। लेकिन इन्होंने खत्म किया है, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है। इमरान खान ने सही कहा कि हम कोई गुलाम थोड़ी हैं कि इनके लिए पैदा हुए हैं। ये पाकिस्तान क्यों नहीं जाते, यहाँ क्यों डेरे लगा के बैठे हुए हैं? नवाज शरीफ सारा दिन कश्तियों में घूमता रहता है। डॉक्टर के एडवाइस पे वो तो कई दफा वजाहत आई है ना सर उनकी, मलिक साहब, कई दफा वजाहत की गई है कि डॉक्टर जब एडवाइस करेंगे तो वो ट्रैवल करेंगे, अभी उनका इलाज कौन ट्रैवल करेगा? ये नवाज शरीफ को ट्रैवल, यहाँ से मेरी बात सुने, सारा दिन सीढ़ियां ऊपर नीचे, मेरा बाईपास हुआ, मैं तो 2 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, ठीक है, मैं इससे भी यंग हूँ, मैं 2 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। ये सारा दिन कैमरे तक घूमता है, कश्तियों में कश्ती रानी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो इसके डॉक्टर इसको दे रहे हैं कि जाओ भी जहाँ पे जो मर्जी करो, सारा दिन बैठ के मीटिंगें करो, जर्नलिस्टों को बुला के मीटिंगें करो। जो आदमी बीमार होता है वो हमारी गुफ्तगू कहीं और चलेगी रूमी मलिक साहब जी। सही है। चले, मैं एक फैसल अमान साहब मुझे ये बताइए जी सही है, फैसल अमान साहब ये बताइए कि नई हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या इंसेंटिव्स लेकर आ रही है? पहले दिन इंशाअल्लाह ताला ये जो फोनों पर टैक्स है हम खत्म कराएंगे, और दूसरी ये चीज है कि ओवरसीज का जो है कि असेंबली में जो है उनको नुमाइंदगी दी जाएगी अल्लाह ताला अनकरीब, आप ये देखेंगे जो है खुशखबरी जो है अनकरीब आपको, ये सबसे बड़ी न्यूज होगी। ये देखो, जो वो मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया था कि जो हमने नालियां तो पक्की नहीं करानी है, और रह गई ओवरसीज की जो वोटिंग खत्म की, जाए जिसको दिल है वो जाके वहाँ वोट देना भाई, किसी ने मना तो नहीं किया हुआ ना, आपको इतनी मोहब्बत है जाए वहाँ जाके दें, हम भी जाते हैं इलेक्शनों में जाके वहाँ वोट देंगे, पिंडी से मेरा तल्लक है, वहाँ जाके मैं वोट दूंगा। लेकिन आप फैसल खान साहब, आप तो चलें कि पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप आते हैं वोट देने के लिए, लेकिन आम आदमी के लिए सोचे ना कि क्या 90,000 पाकिस्तानी जिसमें से हर एक का हक है कि वोट डाले, क्या वो सब लोग पाकिस्तान आ सकते हैं? अगर एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, क्या 5 मेंबर्स आकर 15 लाख रुपए खर्च करके क्या वो आ सकते हैं वोट डालने के लिए? देखिए, अभी आपको पता हमारे मुल्क के, आपको जिस तरह बड़ा गुलाम हुसैन अवान साहब ने एक मैनुअल सारा हमारा काम हो रहा है, मुझे बात बताएं, तो किस तरह ये धांधली होगी, फिर इमरान खान साहब मानेंगे नहीं, मुझे बात बताएं। ये भी सिस्टम नहीं हो सकता इस तरह का, जो कि ये मुश्किल काम है। आपको मुझे बताया, जिस तरह उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 4 ही कौंसलेट हैं, मुझे बताएं, और यहाँ 20 लाख से ज्यादा बंदे रह रहे हैं, तो किस तरह ये वोटिंग होगी, मुझे आप बताएं। मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन बात है ये वो नहीं। लेकिन देखें फैसल साहब, देखें धांधली पाकिस्तान में भी होती है, किसी न किसी सतह पर होती है, इसके बावजूद इलेक्शन नहीं रुकते, इलेक्शन अपने वक्त पर होते हैं और वोटिंग राइट भी खत्म नहीं होता। तो सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश होनी चाहिए साथ साथ। देखें, तो टाइम लगेगा ना, उसके लिए टाइम, लेकिन सबसे बड़ी जो आपको चीज दे रहे हैं, आपको नुमाइंदगी चाहिए, वो नुमाइंदगी वहां मिलेंगी, आप जाए वहां वोट डालें, खुद नुमाइंदगी मिलेगी। वो मेन चीज हमारा, देखें मेन सबसे जरूरी ये चीज है, अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने नुमाइंदे को पकड़ सकते हैं, जाइए ये हमें प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करें, सबसे बड़ी चीज ये। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा सब्र करें, और नून की हुकूमत आई तो आपको बहुत सी चीजें आपको अच्छी की तरफ जा रही हो नजर आएंगी इंशाल्लाह ताला। जो जिस तरह पहले काम हो रहा था, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहे थे, जिस तरह हमारा सी पैक, मैं थोड़ा सॉरी मौजूद से तरह हट रहा हूँ, इससे बता रहा हूँ। देखें, आप एक छोटी सी बात देखना, 4 दिन का काम था वो मेट्रो, वहां से हम रोज गुजरते हैं, जो पेशावर मोड़ से लेके अपना एयरपोर्ट तक थी यार, वो 4 साल बंद रही है, मुझे बता रहा हूँ, लाखों रुपया सब कुछ लगा हुआ था। यानी कि इतने नालायक हैं कि 2-3 दिन का काम ये नहीं करा सके, मुझे बताएं आप इसका, आपको बल्कि वहाँ पाकिस्तान से आपको तल्लक है, ये लोग ये नालायक है सर, इन्होंने कोई काम नहीं करा, इन्होंने सिर्फ बातें करनी है। ये मदीना की स्टेट बनाने की बात करते हैं, और अगर ये मदीना की स्टेट बनाते हैं तो पहले वो ये अपना सूरत पड़ेंगे, उसके बाद नाच गाना स्टार्ट हो जाएगा, मुझे बताएं।
आप देख लें, कोई भी क्लिप देखें, वहाँ कुछ भी नहीं है, बेशर्मी फैला दी की लोगों ने। अल्लाह इनको हदायत दे। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ यार। चले सर, ये तो अब आप पर्सनल से रिमार्क्स दे रहे हैं, मैं चले इस पर बहस में ना जाए तो बेहतर है। गुलाम हुसैन अमान साहब ये बताएं कि जो जी ये बताएं, पार्टी के तराने तो हर जलसे में, हर पार्टी के जलसे में चलते हैं ना जी। अच्छा गुलाम हुसैन अमान साहब ये बताएं कि नई हुकूमत से ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या एक्सपेक्टेशंस है नई हुकूमत से, कि वो क्या करेगी उनके लिए? मैं बताऊं असद भाई, सबसे जो अच्छा काम होगा ना, कि अगर ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को सीटें रिजर्व सीटें देने का फैसला गवर्नमेंट करती है, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को खुले दिल के साथ देना चाहिए, क्योंकि ये खाली मुस्लिम लीग नून का इसमें फायदा नहीं है, ना खाली मुस्लिम लीग नून के बंदों ने असम्बली में बैठना है। इसमें तमाम जमातों के लोग होंगे जो असम्बली में आएंगे, और इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तरीके इंसाफ हो, नून लीग हो या दीगर इत्तेहादी जमातें हो, सबको मुत्तफिका तौर पर पाकिस्तान के आइन के अंदर तब्दीली करवानी चाहिए। और लेकिन तहरीके इंसाफ का मसला भी समझे ना गुलाम हुसैन साहब, उनको लगता है कि अगर वोट होंगे तो हमारे सपोर्टर्स ओवरसीज में ज्यादा हैं, लेकिन अगर मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत सीटें मिलेंगी तो पाकिस्तान में जिसकी अक्सरियत होगी वो वहां पर भी अक्सरियत ले जाएगा। तो ये तहरीके इंसाफ का ये मौक़िफ़ है ना। नहीं, देखें, यहाँ पर हमें पार्टी पॉलिटिक्स से बालातर होकर सोचना पड़ेगा। पार्टी अगर आप देखेंगे, अगर तो फिर नून लीग अपने बारे में सोचेगी, पीटी अपने बारे में सोचेगी, तो फिर इसका मतलब है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। मैं आपको ये पॉइंट कह रहा हूँ कि हमें अपने मुल्क के बारे में, अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में अगर सोचना है तो फिर आपको पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर रहकर सोचना होगा, क्योंकि अभी तक तो यह परसेप्शन बिल्कुल है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सपोर्टर ओवरसीज के अंदर ज्यादा हैं। लेकिन जब इलेक्शन होगा, जब फर्स्ट टाइम वोट पड़ेंगे, पता फिर चलेगा कितने लोग इंटरेस्ट लेते हैं वोट डालने में और कितने नहीं लेते। क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो बहुत ज्यादा वोकल हैं तकरीरें करने में, मुजाहरे करने में, जांच करने में या पार्टी के साथ, लेकिन जो इंतखाबी सियासत होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हमने वो देखा है कि उसके अंदर दूसरी पार्टियां शायद इनसे आगे हैं, तो इसलिए जब ये वोट डलेंगे तो पता उस वक्त चलेगा। लेकिन बाहर बिल्कुल ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के फॉलोअर ओवरसीज के अंदर ज्यादा है। तो इसलिए अगर ओवरसीज के हवाले से कोई बिल आएगा तो मैं तो, या दूसरे ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी आम लोगों से बात होती है तो वो इसी चीज को सपोर्ट करते हैं कि हमें असेंबली में क्यों नहीं बैठने दिया जाता। अगर अमेंडमेंट हो रही है, अगर कानून साजी हो रही है, अगर आइन में तब्दीली होनी है तो फिर एक ही दफा करें। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का भी हक हो, ओवरसीज पाकिस्तानियों को असेंबली में बैठने का भी हक हो, ताकि वो वहां बैठकर अपने मसाइल हल करें। देखें होता क्या है, टुकड़ों में कानून साजी ना करें, एक साथ करें। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अवान साहब, डॉक्टर खालिद मुस्तफा साहब, फैसल अवान साहब और रूमी मलिक साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।